चीज़ आपको पता है, आरटीओ में भी पैसे ये लोग एक्स्ट्रा लेते हैं आपसे, लेकिन आप लोगों ने, मुझे नहीं लग रहा कभी माइंड करा होगा या कभी इस चीज़ को देखने की कोशिश करी होगी। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये चीज़ मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कभी भी आरटीओ का अमाउंट जो आपको कोटेशन में लिख के देखता है, उसने 1,18,000, 1,18,20,000 आपसे लिख के दे दिया, 8-10,000 आप ले लिए, क्योंकि उस टाइम ना तो आपको रजिस्ट्रेशन की स्लिप देता है, तो आपको सीधा डायरेक्ट कस्टमर केयर पे कॉल कर दी, उनको बताया, मैंने कहा कस्टमर केयर ये गाड़ी मेरे को दे नहीं, सोशल मीडिया पेज उसे उन पे मैंने करा कि मैंने कहा मेरे को बताया कुछ और जा रहा, 2 महीने का वर्बली टाइम देके मेरे को रिटर्न में। अगले दिन मेरे पास कॉल आ जाती है गाइस, डीलरशिप से कॉल आती है कि सर आप ऐसा करिए, गाड़ी आपकी आ गई है, वहाँ से डिस्पैच हो गई है, और आप ऐसा करो सर, आपकी वो कंप्लेंट ओपन पड़ी। गाइस मैं आपको बताऊँ 15-16 हज़ार का डिफरेंस था। फिर मैंने बोला इसमें कैसे कम दिखा रहा है, कि नहीं सर इसका अलग होता है, तो हमने कहा अलग क्या होता है इसका। फिर उसने दूसरी कंपनी की, नहीं सर मैं आपको दूसरी कंपनी का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बेसिकली रिव्यू करने वाला हूँ मेरे मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का यूजर एक्सपीरियंस, और बेसिकली इसमें जो मैंने अभी बाइंग एक्सपीरियंस रहने वाला ये, जैसे मैंने इसको बाय किया था, क्या क्या मेरे को प्रॉब्लम्स हुई, और अगर ये आप जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा अगर आप वो फॉलो करोगे तो उससे थोड़ा सा आपके लिए ये भी रहेगा, आपको गाड़ी की डिलीवरी जल्दी मिल जाएगी जो वेटिंग पीरियड है। और साथ ही जो एक मारुति सुजुकी जो एक स्कैम चला रही है, क्योंकि सभी को पता है उसकी गाड़ियाँ अच्छी खासी डिमांड में सेल होती हैं, तो इस वजह से वेटिंग पीरियड रहता है। और डीलर गाड़ी, और एक्चुअली मैं बताऊंगा ये जो गाड़ी किसको देनी किसको नहीं देनी, ये बेसिकली डीलरशिप के हाथ में रहता है कि अगर आपको वो गाड़ी देना चाहे तो विद इन 2 महीने, 15 दिन या 1 महीने के अंदर दे सकता है, और अगर वो नहीं चाहेगा तो आपको पूरा वेटिंग पीरियड जो रहेगा उसका 7-8 महीने 10 महीने वो आपको पूरा कराएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने, मेरी ये कार खरीदी तो मैंने ये सभी एक्सपीरियंस फील किए, और उनसे मैंने कई सारी चीज़ें सीखी कि अगर मैंने चीज़ें सर्वाइव करी हैं, बेसिकली अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा होगा तो उसको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो बेसिकली उस चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ा सा और बताने वाला था कि वो बात आपके लिए काफ़ी सही हेल्पफुल रहने वाला है। तो गाइस मैं बताऊँ, मेरा पहले तो मैंने इसको जनवरी में बुकिंग करी थी, इसकी 14 जनवरी की बुकिंग डेट थी। तो इसमें उसने, मेरे डीलरशिप ने सिंपल मेरे से ही बोला था कि सर आप बुकिंग करा दो, हम आपको गाड़ी जल्दी से जल्दी दे देंगे, और 6 महीने की वेटिंग चल रही है, हम आपको 2 या 3 महीने, 2 महीने से अंदर अंदर ही दे देंगे आपको हम। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, 2 महीने बोला तो हो सकता है जल्दी दे देगा। फिर क्या होता है, उसके बाद मेरे पास कॉल आती है, 2 महीने निकल जाते हैं उसके, 2 महीने नहीं, बेसिकली मैं बीच में कॉल करता रहता हूँ, तो मैंने कहा कॉल वो खुद ही करेगा, और मैं फ़ोन करता था तो रिस्पॉन्स नहीं करता था कभी कभी वो। तो जब भी दोबारा कभी फ़ोन करता तो मेरे से बोलता था कि, जो सेल्स मैनेजर था उसकी बात बता रहा हूँ, बोलता था कि सर हम आपकी कॉल नहीं ले पाए, थोड़ा सा बिजी थे। तो बेसिकली डीलरशिप का एक ये और चलता है कि जब तक आपको गाड़ी बुकिंग करानी रहेगी तब तक वो आपके पीछे पड़े रहेंगे, सर गाड़ी बुक करा दी। जैसे ही आपने बुकिंग अमाउंट उनको दे दिया, फिर उन्हें नहीं लगता कि आप कौन हो कौन नहीं हो। सेम चीज़ मेरे साथ भी 2 महीने हो गए, मेरे को गाड़ी की नीड भी थी, और धीरे धीरे टाइम निकलता गया, मैंने कॉल करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने उनसे बार बार बोला। तो एक बार जब मैंने ज़बरदस्ती करा, मैंने कहा आप मेरी गाड़ी मेरे को चाहिए, थोड़ा सा जल्दी करा दीजिए। तो उसका सीधा आंसर यही आया कि सर आप ऐसा करो, आप 1.5 लाख की एलसरी ले लो। तो 1.5 लाख, मैंने कहा 1.5 लाख बहुत है यार, मैं कहा अभी मेरा जितना बजट है मैं उस हिसाब से चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, तो 1.5 लाख बहुत है। फिर वो धीरे धीरे कम 80,000 पे आ गया। उसने मेरे लिए 80,000 का एक डेडलाइन बना दी कि सर आपको 80,000 की एलसीई लेनी पड़ेगी, तभी आपको गाड़ी मिल पाएगी, अदरवाइज जो इसका मोस्ट डिमांड में जो वेरिएंट है, इसका सिग्मा वेरिएंट है, उसके अलावा आपको कोई जल्दी आपको मिलने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। तो मैंने कहा ठीक है वेट करता हूँ। फिर मैंने दोबारा कॉल करी, मैंने कहा दिला, तो मेरा मतलब उस टाइम नीड ऐसी पड़ गई थी कि मैं 30-40 हज़ार रुपये तक तो खर्च कर सकता था एसेसरीज के नाम पे। फिर वो भी पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर फाइनली मैंने क्या करा, मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करी, क्योंकि डीलरशिप की तरफ से एक बड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। अभी भी आप कॉल करके देख, कहीं भी आप, हो सकता है आपने भी ये चीज़ फेस करी हो, आप बुकिंग करा दोगे तो कॉल रिसीव नहीं करेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। सेम चीज़ मेरे साथ भी थी, कोई किसी ने मेरे को जवाब नहीं दिया, मैं फ़ोन करता था फ़ोन उठाता नहीं था, बस यही बोलते थे आज दे देंगे, महीने के एंड पे दे देंगे, महीने के एंड पे दे देंगे। फिर मैंने क्या करा गाइस, इसका सीधा हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपके लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट मैं आपको कवर कर दूंगा इसमें, और वो आपके लिए काफ़ी सही रहने वाला भी है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट कस्टमर केयर पे कॉल कर दी, उनको बताया, मैंने कहा कस्टमर केयर ये गाड़ी मेरे को दे नहीं रहे। तो बेसिकली उन्होंने बोला सर आपको क्या, उन्होंने एक्सपेक्ट कर टाइम दिया था वेटिंग पीरियड, तो मैंने बोला वेटिंग पीरियड मेरे को कुछ बताया नहीं था, वर्बली मैंने बात करी थी। बेसिकली मैंने टेलीफोनिक कॉल से बुकिंग अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, तो कोई मेरे को बुकलेट वगैरह रिक्विजिशन फॉर्म जो होता है बुकिंग अमाउंट, वो कुछ नहीं मेरे पास, बस बुकिंग स्लिप उसने सेंड कर दी थी सेल्स मैनेजर ने। मैंने कस्टमर केयर पर कॉल करी, मैंने कहा ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं और ना तो कोई जवाब दे रहे हैं। तो फिर कस्टमर केयर वालों, नेक्सा वालों ने कोई मेरे को हेल्प नहीं करी, फिर वो मेरा पड़ा रहा।
फिर मैंने दोबारा कॉल करी, फिर मैंने इंटरनेट से चीज़ें निकाली, ट्विटर्स पे कहाँ इनके वो जो सोशल मीडिया पेज उससे उन पे मैंने करा कि मैंने कहा मेरे को बताया कुछ और, जा रहा 2 महीने का वर्बली टाइम दे के मेरे को रिटर्न में टाइम पीरियड वेटिंग पीरियड भी नहीं दिया गया, और ये सब चीज़ें हो रही। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ा सा और एक्सटेंड करी, मैंने मेल भी करी, और मेल बेसिकली मैंने गाइज जो उनका कस्टमर मारुति सुजुकी का है उस पर भी करी, और नेक्सा का अलग है, दोनों का अलग अलग मेल से, तो मैंने कॉमन करके दोनों को कॉपी करके भेजा। और मेल में बेसिकली मैंने यही लिखा था कि कस्टमर केयर से कोई मैंने काफ़ी बार कस्टमर केयर पर कॉल करी, वो भी मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जो टोल फ्री नंबर रहता है। डीलरशिप से भी बात करी, वो भी मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इवन सब यूजलेस पीपल हैं। तो ये सब मेरी वर्डिंग थी, लिखनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो ये सब चीज़ें आपके मुँह से निकलती हैं। मैंने वो सब चीज़ें लिखी, फिर धीरे धीरे टाइम और निकलता चला गया। अब डीलरशिप के फिर कुछ दिन बाद मेरे पास एक कॉल आती है, इनके TSM रहते हैं उनकी, कि सर क्या हो गया आपको। मैंने कहा क्या हो गया, आप लोग कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते कि सर आपने कंप्लेंट क्यों कर दी, हमारी कंपनी के हमारी डीलरशिप के 1 लाख रुपए कट गए, और जो लड़का नौकरी करता था उस पर पेनल्टी लग गई है, और ये सब उन्होंने मेरे को इतनी सारी बातें बताई। मैंने कहा मुझे नहीं पता कुछ भी, आप लोगों ने क्या ड्रामा बना के रखा हुआ, गाड़ी दे नहीं रहे हो, बस बातें बनाए जा रहे हो। इतना चलने के बाद फिर मैं थोड़ा सा हाईलाइट हो गया वहाँ डीलरशिप में कि ये लड़का बंदा ये तेज है, इससे थोड़ा सा सही से रहना है। तो फिर इन्होंने क्या करा, फिर मेरे पास इन्होंने यही रिप्लाई करा कि हम सर जैसे ही आप अब आपको वेटिंग पीरियड तक रुकना पड़ेगा, हम आपको गाड़ी नहीं दे पाएंगे। फिर मैंने क्या करा, दोबारा मैंने फिर एक मेल बड़ी सी ड्रॉप करके जो इसने वर्डिंग बोली थी, और क्योंकि ये चीज़ आप बता दूंगा, ये आपको कभी फ़ोन पे नहीं बताएंगे, और इवन मेरे केस में तो नहीं बताया, हो सकता है आपको फ़ोन पे बोल देते हो कि हमें इतने इतने हज़ार की एसेसरी खरीदनी पड़ेगी तभी गाड़ी देंगे। तो मेरे को इसने मतलब कुछ नहीं बताया, तो व्हाट्सएप पे कॉल करके मुझसे ये बोला करता है, सर आपको एसेसरी चाहिए तभी गाड़ी दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि कंप्लेंट तो अब ओपन हो ही गई है। तो ये सब चीज़ें होने के बावजूद फिर मैं वेट किया, मैंने कहा वेटिंग पीरियड ही आ जाने दो। इसने मेरे को रिटर्न में मैंने इससे मांगा वेटिंग पीरियड मेरा क्या है, तो डीलरशिप ने मेरे को एक प्रॉपर एक पेपर में रिप्लाई करा उस मेल में जो मैंने मेल करी थी कि 22 से 24 वीक का निकल गया है, तो 24 वीक अप्रॉक्स 5.5 महीने कुछ बनते जाके, 5.5 महीने मैंने वेट किया। मैंने कहा अब डीलरशिप से ही मैं अच्छे से निपटूंगा, और मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, या तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा या अब तसल्ली से आराम से करूँ, क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप गाड़ी लेने की प्लान करते हो, क्योंकि कुछ आपकी नीड रहती है कि हाँ मेरे को इस टाइम तक गाड़ी मिल जाएगी, तो कुछ ड्रीम्स बेसिकली क्या, कुछ आपकी प्लानिंग्स होती हैं घूमने जाने की, कहीं करने की, वो सब मेरे धरे के धरे रह गए। उसके उस टाइम पे मुझे गाड़ी मिल नहीं पाई, तो मैंने कहा चलो वेट ही करता हूँ, कोई नहीं, जो मेरी जरूरत थी तब तो गाड़ी मिली नहीं। और धीरे धीरे जब आपका गाइस आपको ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है ना, तो आपका मन भी हटता जाता है। तो मैं देने के लिए पैसे दे सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं अब ठीक है यार, अब देखता हूँ ये सभी के साथ ऐसा ही होता है क्या यहाँ डीलरशिप में। फिर गाइस मैंने क्या करा, मैं वेट किया, जैसे ही 5.5 महीने मेरे वेटिंग पीरियड ब्रीच हुआ, मैंने फिर एक बड़ी सी कंप्लेंट लिखी। मैंने फिर अगेन वही कॉल करी, और डेली मैं नेक्सा पे कॉल करता था, मैं डेली का मतलब 4-5 दिन छोड़ के, कि मेरी जो कंप्लेंट रेज हो रखी है उसका कुछ रेजोल्यूशन आपने निकाला कि नहीं। और गाइस मैं बताऊं, करीब 3 महीने मेरी अप्रैल में ओपन हुई थी, अप्रैल 2022 में कंप्लेंट ओपन हुई थी, कंप्लेंट नंबर भी मेरे पास था। उसके बाद जुलाई में मैं कांटेक्ट करता हूँ, मैंने सीधा एक पूरा एक केस तैयार कर लिया था। मैंने कहा ये कंज्यूमर कोर्ट में डालने वाला हूँ, और फिर मैंने सोचा एक चीज़ मैं एटलीस्ट डीलरशिप को एक इंटीमेट कर दूँ कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। तो मैंने डीलरशिप के लिए बड़ी सी मेल लिखी, और मैंने इधर उधर जो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे बेसिकली, जो मतलब दोस्त हो गए थे बेसिकली बात करते करते गाड़ियों से, कि मेरे को गाड़ी लेनी है, उन्होंने मेरे को 3-4-5 मेल और दी, जिसमें मेल मुझे कुछ कानपुर की, जो यूपी में रहने वाला हूँ एक्चुअली मैं, तो यूपी में जो मेन जो सेल्स मैनेजर होता है जो पूरा एरिया पूरे यूपी का देखता है, उसकी मेल मुझे मिल गई। उसमें मारुति सुजुकी का बंदा था, अतुल सिंह कोई थे, उनका था, TSM था, डीलरशिप के जितने भी लोग थे, डीलरशिप इवन जो इसका CEO था उसका, और मैंने 4-5 लोग को सबको CC कॉपी करके, और जो भी इनके मेरे पास डॉक्यूमेंट थे वो अटैच करके, और पूरा बुकिंग स्लिप लगा के, तो उसमें मैंने पूरा मेल बनाया था। हो सकता है मैं डिस्प्ले पर डाल दूंगा, आपको दिखेगा। मेल बेसिकली ये था, मैंने सीधे ही लिखा था कि आप लोगों ने काफ़ी दिन से मेरे को पागल बना रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आ नहीं रहा, वेटिंग पीरियड था वो आपने ब्रीच कर दिया, उसके बाद भी मेरे को नहीं दे रहे हो आप। फिर सेम चीज़ मेरे साथ हुई कि आप अगर आपको कोई 1.5 लाख 1 लाख एक्स्ट्रा दे जाए तो आप गाड़ी तुरंत दे दे, तो उसके बाद कुछ नहीं देते हो। मेरा ये लास्ट रिमाइंडर था, आपने मेरे को मेंटली हेरस किया है, और ये फ्रॉजरी का मैं कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डालने वाला हूँ अगेंस्ट डीलरशिप। इतना मैंने लिख के जैसी मेल वो पोस्ट करा, गाइस सीरियसली मैं आपको बताऊं, ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं अगर पहले ही कर देता तो मुझे गाड़ी विदिन 15-20 दिन में, या जो भी था, मतलब हो सकता होपफुली थोड़ा जल्दी मिल जाती। अगले दिन मेरे पास कॉल आ जाती है गाइस, डीलरशिप से कॉल आती है कि सर आप ऐसा करिए, गाड़ी आपकी आ गई है, वहाँ से डिस्पैच हो गई है, और आप ऐसा करो सर, आपकी वो कंप्लेंट ओपन पड़ी हुई थी, आप प्लीज़ मुझे आप ऐसा करिए, हम गाड़ी का आप मुझे सेटिस्फैक्ट्री वाला मेल भेज दीजिए।
तो मैं कहा अभी गाड़ी मेरे को मिली भी नहीं है। तो बोला कि सर आप ऐसा करो, हम आपको गाड़ी नंबर भी भेज दे रहे हैं और इंजन नंबर भेज दे रहे हैं कि गाड़ी हमने अलॉट कर दी है आपको। और तो मैं कहा अच्छा भेज, मैं उसने मेरे पास ये डिटेल मेरे पास भेज दी। फिर भी मैंने उसके पास मेल करानी, मैंने कहा जब तक गाड़ी मेरे हाथ में नहीं आ जाएगी, क्योंकि मुझे एक लड़का वहाँ काम करता है डीलरशिप में, बता रहा था कि सर आपकी वजह से पूरा डीलरशिप का एकदम माहौल ही बिगड़ गया है। जब भी वो वहाँ का जो सीईओ था पूछता था उस बंदे की गाड़ी आई कि नहीं, उसकी गाड़ी कब डिलीवर्ड होगी। तो इतना सब होने के बाद फिर गाड़ी की जिस दिन डिलीवरी थी मैंने उस दिन प्लान किया ले जाने के लिए, और मुझे पता था वहाँ ड्रामे फिर होने वाले हैं। तो मेन वीडियो गाइस ये तो एक्सपीरियंस का था। अभी मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ आप पैसे बेसिकली कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं। तो पैसे आप बचाने के लिए जब मैं डीलरशिप गया तो मैं अकेला गया था यहाँ पे, और मैंने एक मेरा फ्रेंड बुला लिया था, थोड़ा सा उसको जानकारी है। एक्चुअली मेरी तो पहली कार थी तो मुझे थोड़ा सा अभी गाड़ियों में इतनी बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मुझे थोड़ा जानकारी है टेक्निकल टर्म की। लेकिन कुछ भी मैंने कहा पीडीआई वगैरह करूँगा, तो पीडीआई का मैंने एक वीडियो और ऑलरेडी इसमें डाल के रखा हुआ है। मैं वहाँ गया, मुझे पता था ये पैसे एक्स्ट्रा मांगेगा, फिर चाहे इवन वो इंश्योरेंस में हो, आरटीओ में हो। आरटीओ में गाइस आपको लगता होगा, आप ये चीज़ आपको पता है आरटीओ में भी पैसे ये लोग एक्स्ट्रा लेते हैं आपसे, लेकिन आप लोगों ने मुझे नहीं लग रहा कभी माइंड करा होगा या कभी इस चीज़ को देखने की कोशिश करी होगी। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये चीज़ मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कभी भी आरटीओ का अमाउंट जो आपको कोटेशन में लिख के देखता है, उसने 1,10,000 1,22,000 जो भी लिख के देता हो, आप वही सेम अमाउंट आप चेक करना। मैं अभी बता रहा हूँ, जो भी वीडियो देख रहा हो अगर इसने गाड़ी बाय करी है वो प्लीज़ उस पर देखना, वही अमाउंट आपने जो आरटीओ जो रजिस्ट्रेशन आपका मिलता है गाड़ी नंबर का, उस पर जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट वो और जो आपने आरटीओ को दिया था वो सेम है। वो गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ वो बिल्कुल सेम आपको नहीं मिलेगा। वो हर एवरी ट्रांजेक्शन पर लगभग 4 से 5,000 रुपया, हो सकता है 10,000 रुपये भी आपसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 1,12,000 का आपसे हुआ, उन्होंने 1,21,000 1,18,000 1,20,000 आपसे लिख के दे दिया, 8-10,000 आप ले लिए। क्योंकि उस टाइम ना तो आपको रजिस्ट्रेशन की स्लिप देता है, तो आपको सीधा आपसे यही बोलना है उससे। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी होने वाली थी, क्योंकि मुझे पता था ऐसा मेरे साथ होगा। तो मैं पूरी प्लानिंग करके यहाँ से गया था। मैंने प्रॉपर जो मेरे यूपी का जहाँ का मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना था, बेसिकली मैंने मेरे होम डिस्ट्रिक्ट का रजिस्ट्रेशन लिया है, ये मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो इसका भी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा क्या मैंने करा था। तो वो रजिस्ट्रेशन मैंने पूरा निकाला उससे, और पूरा मैंने आरटीओ वेबसाइट पे जाके, क्योंकि मैंने फाइनेंस भी कुछ अमाउंट कराया था, क्या प्रोसेसिंग फीस होती है, क्या हाइपोथेकेशन फीस होती है जो उसमें कुछ ऐड होती है, तो मैंने पूरा उसका अमाउंट निकाल के रख लिया। तो मैंने कहा मुझे उससे बहस करनी पड़ेगी जाके, तो एक दिन पहले ही मैंने तैयारी कर ली थी। सेम चीज़ इंश्योरेंस के साथ, वो तो ऑलमोस्ट लोग को पता होगा कि इंश्योरेंस के अमाउंट में वो ज़्यादा पैसे क्लेम करते हैं आपसे। तो मैं गया वहाँ पे, और बाकी मुझे कोई चीज़ चाहिए नहीं थी, ये चीज़ उसे पहले ही पता हो गई थी कि इस बंदे को कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो मैं वहाँ गया, और तो वहाँ मैंने गाड़ी पूरी पीडीआई एक दिन पहले करके आ गया था। जो मेरा मुहूर्त वाला दिन था, मैंने उस दिन प्लान करी गाड़ी डिलीवरी लेने के लिए। सेम गया, उसने मेरे को कोटेशन बना के भेज दी। मैंने डाउन पेमेंट उसको सबसे बाद में करा, पहले भी नहीं किया। तो ये सब होने के बावजूद मैंने उससे पूछा कितना इंश्योरेंस का अमाउंट बनाया, तो गाइस उसने मेरे को गाड़ी की आईडीबी के हिसाब से उसने 46,000 या 47,000 रुपये कुछ उसका इंश्योरेंस बनाया था। वो मैं कम करा के उसको 32,000 की रेंज में ले आया। वो उसने कम किए, मेरे से कुछ इफर्ट नहीं करी, क्योंकि वो समझ गया था इस बंदे से भिड़ना गलत चीज़ है। तो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली ये गाइज आपके राइट्स हैं, और अगर आप इस चीज़ से बचना चाहो, आप डायरेक्ट बहस नहीं करना चाहो, वो बहस कर रहा है। मैंने सेम उससे पूछा आप किस कंपनी से मेरा इंश्योरेंस करके दे रहे हो, उसने निकाला कि हम आपका यूनाइटेड न्यू इंडिया इंश्योरेंस से करके दे रहे हैं। मैंने सेम चीज़ पॉलिसी बाजार में डाल के 2-5 मिनट का काम था, आईडीबी डाल के नई गाड़ी डाल के तुरंत उसमें उसका निकल के आ गया। अब गाइस मैं आपको बताऊँ 15-16 हज़ार का डिफरेंस था। फिर मैंने बोला इसमें कैसे कम दिखा रहा है, कि नहीं सर इसका अलग होता है। तो हमने कहा अलग क्या होता है इसका। फिर उसने दूसरी कंपनी की, नहीं सर मैं आपको दूसरी कंपनी का दे रहा हूँ, उसमें इतना लगेगा। तो MS चोला करके थी, उसने उसका भी दिया। मेरे को बोलना नहीं है नाम, लेकिन डीलरशिप वाले इस नाम पर बहुत पैसा एक्सटेंड आपसे लूटते हैं इस चीज़ के लिए। एक्सटेंडेड वारंटी देता है, वो मुझे दी नहीं, उसने खुद से अपने एंड से बोला ही नहीं वो। तो वो भी आप पे डिपेंड करता है गाइस, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि 3 साल की ऑलरेडी इसमें आती है। और सेम चीज़ टोयोटा में आप लेते हो, टोयोटा में 5 साल कर देता है, सेम इंजन बना रहा, सेम सब गाड़ी, थोड़ा सा शकल चेंज कर देने से मुझे नहीं लग रहा कैसे ये डिफरेंस हो जाता है। 5 साल की उसमें मिल रही 3 साल की, तो मैं एक्सटेंडेड वारंटी ली नहीं। अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो इनके 3 ईयर्स के बाद, विद इन 3 ईयर्स आप इसको एनी टाइम बाय कर सकते हो। नेक्सा कार्ड तो था वो, उसने मैंने उसे बोल दिया था मेरे को केवल आरटीओ चाहिए और इंश्योरेंस चाहिए, तो इंश्योरेंस उसने कम करा दी थी। सेम चीज़ आरटीओ में गाइस मैं बता रहा था आपको, उसमें मेरे से करीब शायद 9,500 रुपये एक्स्ट्रा उसने मेरे को लिख के दिए थे। मैंने उसे सीधा यही बोला था मुझे इसी अमाउंट की स्लिप चाहिए आरटीओ वाली, जो मैंने कहा अगर नहीं मिला ना तो आप फिर देख लेना, मैं अभी कुछ हुआ नहीं है। तो वो समझ गया, तो फिर उसने पूरा निकलवाया। मैंने कहा ये इतना अमाउंट हो कैसे गया, तो गाड़ी के आईडीबी के 10% के हिसाब से कुछ निकलता है, आईडीबी नहीं सॉरी, जो एक्स शोरूम प्राइस रहता है। तो मैंने प्रॉपर निकला, मैंने कहा ये अमाउंट इतना हो रहा है, इसमें और चार्जेस कहाँ से जोड़े। तो बेसिकली ये चीज़ें उसे भी नहीं पता थी। तो फिर उसने जो बंदा वहाँ काम करता था एक्चुअली में आरटीओ से उससे बात करी कौन से चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं।
तो एक बेसिकली मैं आपको बताऊँ, यूजली लोग गाड़ी फाइनेंस ही कराते हैं तो हाइपोथेकेशन चार्ज लगता है शायद 1500 रुपये कुछ है, वो एक 500 रुपये और अमाउंट लगता है। तो गाड़ी की जो 10% वो और शायद 2000 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड करके वो आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज हो जाता है एक्चुअली में गाड़ी का। तो उससे आपको एक पैसा ज़्यादा नहीं देना है। और वही चीज़ मैंने अभी मेरे आरटीओ वाले पेपर भी आ गए हैं, तो वही सेम अमाउंट लिखा हुआ है। और वही चीज़ जो मैंने वहाँ कुछ, क्योंकि जब इतनी बहस हो रही तो सब लोग सुन भी रहे थे, तो एक मेरा बंदा है जाना हुआ, वो यही बोला था कि सर आपके जैसे सब लोग हो जाएं तो आज ये डीलरशिप वाले जो मनमानी करते हैं वो करना बंद कर दें, क्योंकि आपको जानकारी थी ये डीलरशिप हर एवरी बंदे से ये कोई चीज़ कभी कोई ये नहीं देखता है, और 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 हज़ार इवन एक्स्ट्रा लेते हैं और वो किसी को पता नहीं पड़ता है। फिर सेम चीज़ हुई, गाड़ी की मेरी डिलीवरी हुई और फिर मैं सोच रहा था कि बहस इतनी हुई कि क्योंकि उसके साथ एक गिफ्ट मिलता है, वो मुझे देगा कि नहीं। फिर वो भी मुझे उसने दिया और मन मुंह तो बना हुआ था उसका। और उसके बाद गाइज, और यूजली लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर डीलरशिप से आपके अच्छे टर्म्स हैं तो वो ज़रूर आपको देगा। और एक 5 लीटर का वाउचर मिलता है फ्यूल का, तो वो आप इजीली उससे लें और कोई मतलब आपको उसमें नहीं कि आपके राइट्स हैं, आप उनके लिए बात कर सकते हो। तो गाइज ये कम्प्लीटली मेरा एक बाइंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर कस्टमर उसकी फिर कॉल आती डीलरशिप से मेरी कि सर वो सेटिस्फैक्शन का मेल भेज दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, वो मैं देखता हूँ, अभी मैं भेजूंगा। तो मैंने करीब 5-10 दिन, जैसे मेरे को उसने टहलाया था ना, क्योंकि मेरी बहस भी हो गई थी, कह रहा था मेरे पे आप भरोसा ही नहीं कर रहे हो सर। मैंने कहा भरोसा करूँ, भरोसा आप पे करता तो इतना लेट नहीं होता मेरे गाड़ी का डिलीवरी। तो वो फिलहाल चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तो गाइज ये मेरा कम्प्लीटली एक मतलब डिलीवरी का, मतलब बुकिंग से लेके एंटायर डिलीवरी तक का कंप्लीट एक्सपीरियंस था। और कुछ मैंने पॉइंट्स बताए जैसे, वो प्लीज़ गाइज याद रखना आपको डिलीवरी जो वो आपका रजिस्ट्रेशन फीस में ये पैसे ज़्यादा लेते हैं। और हाँ, एक लास्ट पॉइंट आपको बताना भूल गया था, फास्टैग। गाइज फास्टैग कार के साथ फ्री मिलता है, मैंने एक भी पैसा इसको नहीं दिया है और इसने मेरे को बाद में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ये इसने दिया है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। और क्योंकि गाड़ी का नंबर मैंने मेरे होम टाउन से लिया है और ये डीलरशिप थी वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थी, तो उसका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा और बताऊंगा कैसे आप ले सकते हो। वहाँ भी मैंने जो दलाल घूमते रहते हैं 1000-1500 रुपये मांगते रहते हैं, वो भी मैंने पूरे सेव किया। 2 मिनट का काम था, तुरंत हो गया, तुरंत मेरी आरसी जनरेट हो गई वो। और जल्दी मेरी HSRP आने वाली है और आरसी आने वाली है। तो गाइज ये था कंप्लीट वीडियो। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा लेंदी हो गया, पर गाइज मैं गारंटी देता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और आगे ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कोई भी नई गाड़ी खरीदने से पहले। तो गाइज मैंने केवल इसमें बस 2 आइटम मैंने इसको दिए, एक तो गाड़ी का शोरूम प्राइस और इसके बाद RTO और इंश्योरेंस। तो ये 3 आइटम मैंने इससे लिए और बाकी किसी चीज़ का चार्जेस नहीं दिए। इवन फिर मैं उससे मैट भी लेके आया हूँ, मैंने परफ्यूम भी उसने दिया है, मतलब वो ऐसे ही दिया है, वो उसने कोई चार्ज नहीं करा, पता नहीं क्यों दे दिया, उसके मन में जाग गई हुई चीज़ें। तो ये 4 चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ले आया हूँ। तो थैंक यू गाइस, ये था कंप्लीट वीडियो। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।